कर्तव्य सदाचार को हमने न्याय है जाना, सब में सामंजस्य बना रहे, ध्येय यही न्याय का माना। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका तकनीकी सहयोग मिशन ज्ञान के द्वारा किया गया है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर न्याय, और न्याय के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं भारतीय न्याय की संकल्पना, भारतीय न्याय की अवधारणा और न्याय के विविध रूप। भारतीय न्याय की अवधारणा के अंतर्गत देखा जाए तो न्याय माना है धर्म को, यानी व्यक्ति के द्वारा जो भी अपना निर्दिष्ट कार्य किया जाता है, अपने कर्तव्य का अनुपालन किया जाता है, वही न्याय, यानी व्यक्ति के द्वारा धर्म परक कार्य किया जाता है। बच्चों, यहाँ धर्म से तात्पर्य धार्मिक कर्म कांड और रीति रिवाजों से नहीं है, अपितु व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से है। व्यक्ति जब नियमों और कर्तव्यों का अनुपालन करता है तो वही न्याय है। अब इस प्रकार से यहाँ पर हमें भारतीय न्याय की संकल्पना और प्लेटो के न्याय की संकल्पना समान प्रतीत होता है। प्लेटो भी यही कहता था कि निर्दिष्ट कर्तव्यों का अनुपालन करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। बच्चों, जब भी आप न्याय पढ़ो तो सारे जो न्याय के कॉन्सेप्ट हैं, प्राचीन कॉन्सेप्ट, मध्यकालीन कॉन्सेप्ट और आधुनिक कॉन्सेप्ट और भारतीय कॉन्सेप्ट, इन सबको आप कंपैरिजन करते हुए तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होंगे और लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेंगे। तो कंपैरिजन करते हुए पढ़ना इनको आप। तो भारतीय न्याय की संकल्पना प्लेटो के न्याय के समान ही प्रतीत होती है। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी कि प्लेटो जब उसके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था, तब वह विश्व यात्रा पे निकल गया था, और विश्व यात्रा के इस दौर में यात्रा करते करते वह भारत भी आया और यहाँ उसने वेदांत की शिक्षा ली। और उस वेदांत की शिक्षा का प्रभाव ही था कि प्लेटो के विचारों पर नैतिक या कर्तव्य पालन की जो धारणा है, उस धारणा जो भारतीय धारणा से समकक्ष है, उसका प्रभाव पड़ा, यानी भारतीय धारणा का प्रभाव प्लेटो के ऊपर दिखाई दिया। अब भारतीय न्याय की अवधारणा की एक विशेषता यह भी है कि यह समाज में सामंजस्य स्थापित रखने का कार्य करती है। समाज में सामंजस्य तभी होगा तब सभी वर्ग साथ चलेंगे, सबको समान रूप से विकास करने का अवसर प्राप्त होगा, और वह तब स्थापित होगा जब सभी व्यक्तियों के द्वारा अपने स्वधर्म का पालन किया जाएगा। मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा है, इसी प्रकार से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत कहा है कि किसी भी राज व्यवस्था के लिए न्याय एक महत्वपूर्ण आधार है, और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। यदि न्याय निष्पक्ष होगा तभी वह राज व्यवस्था स्थायी हो सकेगी, और तभी वह शासन व्यवस्था अच्छी शासन व्यवस्था होगी। तो व्यक्ति जब स्वधर्म का अनुपालन करते हैं, कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं, उस क्रम में वे विशेष अधिकारों के उपभोगी भी हो जाते हैं, उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अब किसी व्यक्ति के साथ विशेष व्यवहार किया जाना ही विशेष अधिकार कहलाता है। अब विशेष अधिकार कैसे होंगे? स्वधर्म की पालना से प्राप्त। जैसे वर्तमान में हम उदाहरण देखते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने आचरण में शुद्धि अपनाई जाती है और अपने कर्तव्यों का निरंतर निर्वहन किया जाता है, तो वह व्यक्ति हम सबकी दृष्टि में सम्मान और श्रद्धा का पात्र हो जाता है। इसी प्रकार से तत्कालीन समाज में यह मान्यता रखी गई कि व्यक्ति के द्वारा यदि स्वधर्म का अनुपालन, स्वयं के कर्तव्यों का अनुपालन और समाज में निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन यदि भली प्रकार से किया गया, तो वह उचित न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। इसलिए वह किसका अधिकारी होगा? विशेष अधिकारों का अधिकारी होगा। यही से विशेष अधिकारों की उत्पत्ति होती है। अब भारतीय राजनीतिक मनीषियों में चाहे वह कोई भी हो, मनु हो, शुक्र हो, कौटिल्य हो, बृहस्पति हो, विदुर हो, सोमदेव हो, सबने ये माना है कि किसी भी राज्य व्यवस्था का प्रमुख आधार होता है न्याय, और बिना न्याय के कोई भी राज्य व्यवस्था अपनी सुदृढ़ता कायम नहीं रह सकती, अपने आप को चिर समय तक यानी लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकती। इसको रखने के लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्ष रूप से न्याय का अनुपालन करे, न्याय को व्यवहार में लाए, और यह तब भी संभव है जब वहाँ के नागरिकों के द्वारा
अपने व्यवहार में स्वधर्म का अनुपालन किया जाए। कौटिल्य कहते हैं कि किसी भी शासक के लिए आवश्यक है कि वह न्याय का निष्पक्ष रूप से अनुपालन करे, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करे। यह उसका क्या है? कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य माना है कि वह उस शासन व्यवस्था में न्याय की स्थापना करे। तो इस तरह से बच्चों, भारतीय न्याय की संकल्पना का अध्ययन करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि यह न्याय की संकल्पना नैतिक रूप में है। नैतिक रूप में तो है ही है। यह न्याय की संकल्पना कानूनी संकल्पना भी है और यहीं पर ही प्लेटो और भारतीय न्याय की संकल्पना है उसमें अंतर दिखाई देता है। अब भारतीय न्याय की जो संकल्पना है वह कानूनी है और प्लेटो की जो न्याय की संकल्पना है वह सामाजिक राजनीतिक संकल्पना है। इनमें प्रमुख अंतर यह है। भारतीय न्याय की संकल्पना कानूनी न्याय की संकल्पना है और प्लेटो की जो न्याय की संकल्पना है वह सामाजिक राजनीतिक न्याय की संकल्पना है। यह भारतीय न्याय की संकल्पना और प्लेटो की न्याय की संकल्पना में प्रमुख अंतर है। हम लोगों ने बच्चों न्याय की प्राचीन संकल्पना पढ़ी, जिसमें यूनानी राजनीतिक विचारक प्लेटो और अरस्तु के विचार पढ़े, मध्यकालीन के अंतर्गत अगस्टाइन और एक्विनास के विचार पढ़े और आधुनिक संकल्पना में डेविड ह्यूम और बेंथम, मील तथा जॉन रॉल्स के विचारों का अध्ययन किया। अब भारतीय न्याय की संकल्पना पढ़ी। इन सब के उपरांत हमें न्याय की संकल्पना को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि कोई हमसे न्याय के विविध रूप की बात करें कि न्याय किन किन रूपों में होता है, तो हमें उसका उत्तर देने में कतई देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने इतनी सारी न्याय की संकल्पनाओं का अध्ययन किया है, तो हमें न्याय के विविध रूपों का भी ध्यान होना ही चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं न्याय के विविध रूप। देखो बच्चों, न्याय के विविध रूपों को दो भागों में बांटा गया है। एक न्याय के वे रूप जो प्राचीन समय में परंपरा से चले आ रहे हैं और एक न्याय के वे रूप जो आधुनिक समय में प्रचलन में हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो प्राचीन समय में जो न्याय के रूप चले आ रहे थे उन्हें नकार दिया गया है, नहीं, दोनों रूपों में है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक न्याय का परंपरागत स्वरूप और एक न्याय का आधुनिक स्वरूप। परंपरागत के अंतर्गत भी दो भागों में बांटा गया है, कानूनी न्याय और नैतिक न्याय। अब कानूनी न्याय से तात्पर्य होता है ऐसा न्याय जिसका संबंध कानून से है और नैतिक न्याय से तात्पर्य होता है जिसका संबंध नैतिकता से है। इसी प्रकार से आधुनिक न्याय को तीन भागों में बांटा गया है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। जैसा बच्चे इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसका संबंध समाज में न्याय स्थापित करना है, जिसका संबंध राजनीति में न्याय स्थापित करना है और जिसका संबंध आर्थिक क्षेत्र में न्याय स्थापित करना है। तीनों रूपों को बताते हैं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भी इन तीनों लक्ष्यों को उद्घोषित किया गया है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। तो कोई भी विकासशील देश हो या कोई विकसित देश हो या अर्धविकसित देश हो, किसी भी देश की स्थिति हो, वह यह चाहता है कि उसके समाज में न्याय बना रहे, क्योंकि बिना न्याय के समाज में नागरिकों का योगदान राज्य व्यवस्था के प्रति होता ही नहीं है। राज्य व्यवस्था के प्रति आस्था और विश्वास तब जागता है जब उस समाज के द्वारा, यानी उस राज्य व्यवस्था के द्वारा वहाँ के नागरिकों को न्याय प्रदान करने की गारंटी दी जाती है, चाहे वह परंपरागत रूप में यानी कानूनी या नैतिक रूप में दी जाती हो, चाहे आधुनिक रूप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप में दी जाती हो। ऐसा करने का प्रयास जब राज्य के द्वारा किया जाता है, तभी वहाँ के नागरिकों का विश्वास, आस्था और सहयोग राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से प्रदान किया जाता है। अब इस न्याय व्यवस्था का विधिवत रूप से न्याय रूपों का विधिवत रूप से अध्ययन करते हैं नैतिक न्याय। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, नैतिक न्याय ऐसा न्याय जिसका संबंध नैतिकता से होता है। नैतिकता यानी नीति परक आचरण से होता है। नैतिक न्याय उस न्याय को कहते हैं जिस न्याय के द्वारा
समाज में और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करते हुए सद्व्यवहार अपनाया जाए। ऐसे नैतिक नियमों का अनुपालन किया जाए जो व्यक्ति के स्वयं का विकास करते हुए समाज के उत्थान और समाज की प्रगति और आदर्श मानक तय करने का कार्य करें। अब ये नैतिक नियम क्या होते हैं? ये ऐसे नैतिक नियम होते हैं जो सर्वविदित होते हैं, सबको पता होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं, सभी जगह व्याप्त होते हैं, यानी स्थापित होते हैं, सर्वोपरि होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं और अंतिम होते हैं। इनसे श्रेष्ठ, इनसे अंतिम कोई भी नियम नहीं होता। और इन प्राकृतिक नियमों को, इन नियमों को सर्वत्र अपनाया जाता है, सभी जगह पर। ऐसा नहीं है कि भारत में ही लागू होते हैं, अमेरिका में लागू नहीं होते या ब्रिटेन में लागू नहीं होते। चाहे कहीं भी हो, किसी भी भूभाग पर हो, इन नैतिक नियमों का अनुपालन किया जाता है, क्योंकि इनका संबंध किससे होता है? व्यक्ति के आचरण से। और व्यक्ति के आचरण को ये कैसा बनाते हैं? सदाचरण बनाते हैं, सत का अनुपालन करने वाला आचरण बनाते हैं। और जब व्यक्ति सत का अनुपालन करता है, सत्य का अनुगामी होता है, तो वह नैतिकता से युक्त होता है, नीति परक होता है और वह नैतिक न्याय की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? अनैतिक न्याय की स्थापना होती है। बहुत सिंपल सा है। जैसे नैतिक नियम कौन कौन से होते हैं? सत्य बोलना, किसी के प्रति दया करना, करुणा रखना, सहानुभूति रखना, किसी की सहायता करना, परोपकार करना, दिए गए वादे को निभाना, यानी वचनबद्धता करना। ये सब क्या है? ये सब ऐसे नैतिक नियम है जिनका अनुपालन यदि व्यक्ति करता है तो स्वयं का तो विकास करता ही है, स्वयं को तो शुद्ध करता ही है, वह समाज का विकास भी कर देता है। तो नैतिक न्याय समाज और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि ये किसी राज्य व्यवस्था के द्वारा स्थापित नहीं किए जाते, किसी कानून के डंडे के द्वारा इनको स्थापित नहीं किया जाता। इनका संबंध व्यक्ति के आचरण से होता है, सदाचरण से होता है, तो यह व्यक्ति से संबंधित ही होते हैं। कानूनी न्याय। कानूनी न्याय नाम से स्पष्ट है, ऐसा न्याय का रूप जो कानून से संबंधित है वह कानूनी न्याय कहलाता है। यानी जब किसी राज्य व्यवस्था में निश्चित नियमावली के द्वारा या लिखित या मौखिक ऐसे सुदृढ़ नियमों के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कर न्याय की स्थापना की जाती है तो वह न्याय कानूनी न्याय कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हम लोगों ने सुनी, उसी समय एक शब्द आया किसी शासन व्यवस्था के द्वारा, यानी कानूनी न्याय स्थापित करने के लिए किसी एक व्यवस्था का होना आवश्यक है, राज व्यवस्था का होना आवश्यक है, एक सिस्टम का होना आवश्यक है कि बिना सिस्टम के कानूनी न्याय की स्थापना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि कानूनी न्याय का संबंध राज्य व्यवस्था से होता है। तो क्या है ये ऐसे नियम होते हैं जिन्हें नागरिक कौन? राज्य में रहने वाला व्यक्ति, जिन्हें नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण में ले आता है या जिनका अनुपालन करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि इनके अनुपालन से व्यक्ति का हित है। तो इस तरह से कानूनी न्याय क्या है? कानूनी न्याय नागरिक के द्वारा स्वाभाविक रूप से अनुसरण किए जाने वाले, स्वाभाविक यानी स्वभावतः अनुसरण किए जाने वाले नियम कानूनी न्याय के अंतर्गत आते हैं। अब कानून की स्थापना करना किसका दायित्व है? किसी भी राज्य व्यवस्था का दायित्व है और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही न्याय के इस रूप की प्राप्ति की जा सकती है। तो उस राज्य व्यवस्था का, उसका संचालन करने वाली सरकार के दायित्व होते हैं कुछ। तो कानूनी न्याय की कुछ दो धारणाएं हैं, उन दो धारणाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली धारणा है कि सरकार के द्वारा ऐसे नियमों का निर्माण किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यानी निष्पक्ष रूप से न्याय की स्थापना हो सके, ऐसे न्याय के नियम बनाए जाए। यानी कानूनों का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि न्याय की स्थापना हो। दूसरा,
जब उन कानूनों का अनुपालन किया जा रहा हो, यानी उन्हें लागू किया जा रहा हो, तब इस ढंग से लागू किया जाए कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। तो किस रूप में? निष्पक्ष रूप में। निष्पक्ष रूप में कानून का अनुपालन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा रिश्तेदार है, तो इसके साथ रिलैक्सेशन किया जाएगा, यानी कुछ छूट दी जाएगी और तुम्हारे साथ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का कोई भी कार्य सरकार के द्वारा या राज्य व्यवस्था के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, वही कानूनी रूप होता है। कानूनी न्याय क्या है बच्चों? कानूनी न्याय वे नियम हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं का हित ध्यान में रखकर स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं और वे किसी राज्य व्यवस्था के द्वारा आरोपित किए जाते हैं और जिनको आरोपण करने का आधार निष्पक्षता होता है, यानी बिना किसी भेदभाव के होता है। राजनीतिक न्याय। पॉलिटिकल साइंस में ये चीज़ एक बहुत ही आसान है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके प्रकार या उसके रूप आपको बताने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और एक और चीज़, इसके जो भी रूप या जो भी वर्ड्स हैं या बड़े बड़े वर्ड्स हैं, उनको यदि हम डिवाइड कर लेते हैं या उस शब्द को हम समझ लेते हैं तो थोड़ा पढ़ने पर भी हम उन्हें आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, आसानी से वर्णन कर सकते हैं। यही चीज़ पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। अब है राजनीतिक रूप। ऐसा न्याय का रूप जिसका संबंध राजनीति से होता है, राजनीतिक क्षेत्र से होता है, वह रूप राजनीतिक रूप कहलाता है या राजनीतिक न्याय कहलाता है। अब राजनीतिक न्याय की अवधारणा एक प्रमुख सूत्र पर आधारित है, वह है समानता। यानी समाज में जब तक सभी लोगों को समान रूप से राजनीति में भाग लेने का हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, तब तक राजनीतिक न्याय स्थापित ही नहीं हो सकता। अब ये कब हो सकता है? जब किसी भी देश की शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक हो, यानी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में ही राजनीति के इस न्याय को प्राप्त किया जा सकता है, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में ही व्यक्तियों को अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। सर्वाधिकारवादी या राजतंत्रात्मक या तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती। तो राजनीतिक न्याय की आवश्यक शर्त है कि वह प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में ही प्राप्त की जा सकती है। अब वह किस किस रूप में या किन किन साधनों के माध्यम से प्राप्त की जाती है? जैसे व्यक्ति के द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना, यह भी राजनीति में भाग लेने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यानी वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके आप या मैं कोई भी मताधिकार का प्रयोग करके सरकार चुनते हैं तो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति, भाषण या किसी भी रूप में लेखन के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से संविधान की उल्लंघना नहीं करते, तब तक उस स्थिति में क्या है, हम लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, हम लोगों को चुनने और चुने जाने की आज़ादी है। वही राजनीतिक न्याय है। कैसे? जैसे हम लोग राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान करके चुनते हैं किसी को, उसी प्रकार से जब हम निर्धारित योग्यताओं को प्राप्त कर लेते हैं तो स्वयं भी सार्वजनिक पद को प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की उन सब नीतियों का विरोध करना जो हमारे अधिकारों का हनन करती है या हमारी स्वतंत्रताओं का हनन करती है, वह भी राजनीतिक न्याय का एक रूप ही है। तो इस प्रकार से बच्चों, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत ही संभव है और यह प्रमुख रूप से इन साधनों के द्वारा, किन साधनों के द्वारा? मताधिकार प्रयोग के द्वारा, विचार अभिव्यक्ति के द्वारा, सार्वजनिक पद को प्राप्त करने के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और यह तब संभव होगा जब उस प्रजातांत्रिक देश का एक निश्चित संविधान होगा, और यानी संवैधानिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जहाँ संविधान की स्थापना होगी उसके अंतर्गत ही राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाज में किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यानी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, वही सामाजिक न्याय है। अब प्रश्न उठता है, सामाजिक स्थितियाँ क्या है? सामाजिक स्थितियाँ हैं
निवास स्थान के आधार पर, व्यक्ति का जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, रंग के आधार पर, यानी वर्ण के आधार पर, इन सब आधारों पर समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समानता स्थापित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम्हारा रंग काला है, तुम ये कार्य नहीं कर सकते कि तुम शहर के बाहरी इलाकों में रहते हो, ऐसा नहीं। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए और उसकी गरिमा का रक्षण किया जाना चाहिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अतः किसका दायित्व है? राज्य का। अतः राज्य का यह दायित्व है कि जब भी वह नियम बनाए या ऐसी कोई प्रशासनिक कार्यवाही करे तो यह ध्यान रखे कि समाज में समतामूलक समाज की स्थापना हो रही है अथवा नहीं हो रही है। अब समतामूलक समाज क्या है? ऐसा समाज जिसमें किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, समानता बढ़ती जाती हो और किस आधार पर? सामाजिक स्थितियों के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता हो। तो राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसी प्रशासनिक या विधायी नीतियां बनाए जिनके आधार पर समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। बच्चों, समतामूलक समाज से एक बात याद आई, वो बताती हूँ कि जॉन रॉल्स ने भी इसी सामाजिक न्याय की स्थापना की बात की थी। उन्होंने कहा था भेदमूलक समानता, और सामाजिक न्याय कह रहा है समतामूलक समानता। जॉन रॉल्स कहते हैं कि यदि भेदमूलक समानता होती है, उसका कारण है कि जो व्यक्ति पीछे है उसको आगे लाने का प्रयास किया जाता है, और ऐसी स्थिति में यदि राज्य के द्वारा इस पीछे वाले व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार या विशेष सुविधाएं दी जाती है तो वे भेदमूलक समानता की स्थापना करते हैं। यानी भेदभाव तो हो रहा है, फिर भी स्थापना किसकी की जा रही है? समानता की स्थापना की जा रही है। तो जॉन रॉल्स ने भी सामाजिक न्याय की ही पैरवी की है और सामाजिक न्याय के बहुत अधिक समर्थक थे। किसी भी व्यक्ति को दिए गए अधिकार, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला कोई भी पद तब तक निरर्थक है जब तक समाज में उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। सामाजिक स्थितियों के आधार पर उस व्यक्ति के साथ समानता नहीं कायम की जाती। यानी राजनीतिक न्याय की स्थापना निर्मूल है, निरर्थक है, अपूर्ण है, बेकार है जब तक उस व्यक्ति के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो। व्यक्ति को दिए जाने वाली सारी स्वतंत्रताएं, सारे अधिकार बेकार हैं जब व्यक्ति के साथ में सामाजिक न्याय की स्थापना ही नहीं की जाती। तो इस तरह से बच्चों, सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वह यह कहता है कि सामाजिक न्याय सामाजिक स्थितियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता। राज्य का यह दायित्व है कि वह प्रशासनिक और कानूनी नियम बनाते समय यह ध्यान रखे कि राज्य में समतामूलक समाज की स्थापना की जाती है या नहीं, या हो पा रही है अथवा नहीं, वरना व्यक्ति को दिए जाने वाले राजनीतिक अधिकार और स्थापित की गई राजनीतिक न्याय की अवधारणा अपूर्ण है। आर्थिक न्याय, जिसका संबंध अर्थ से होता है, रुपए पैसे से होता है, और ऐसे न्याय की स्थापना करने वाला न्याय का रूप आर्थिक न्याय कहलाता है। बच्चों, आज तक का इतिहास उठाकर देखा जाए तो किसी भी समाज में आर्थिक समानता की बात नहीं हो पाई है। बात करते हैं तो वह काल्पनिक रूप में ही की जाती है, आदर्श रूप में ही की जाती है। यथार्थपरक रूप में देखें तो कहीं पर भी आर्थिक समानता कायम नहीं हो पाई है। फिर आर्थिक न्याय क्या कहता है? आर्थिक न्याय यह कहता है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह जब भी समाज के संसाधनों का वितरण करे, आर्थिक संसाधनों का वितरण व्यक्तियों की स्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाए। अब व्यक्तियों की स्थिति क्या होती है? व्यक्तियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अमीर को और अधिक अमीर बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए और गरीब को और अधिक गरीब बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। गरीब व्यक्ति को
पुनर्बलन देकर, सहायता देकर, संबल देकर, आर्थिक संसाधनों के लिए अधिक अवसर प्रदान करके उसे ऊपर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और अमीर व्यक्ति जो विकास पथ पर अधिक दौड़े जा रहा है, उसे विकास परक करारोपण के माध्यम से थोड़ा सा रोककर उस व्यक्ति को उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आर्थिक समानता यही कहता है, आर्थिक न्याय यही कहता है कि व्यक्ति के द्वारा जो स्थितियां हैं उससे प्राप्त उन स्थितियों के ध्यान में रखकर, यानी व्यक्ति के द्वारा जो भी आर्थिक आय या अर्जन किया जा रहा है उन स्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य को ऐसी नीतियों का अनुपालन करना चाहिए कि वे अमीर और गरीब की खाई को और अधिक गहरा नहीं करते हों, उन दोनों के जो अंतर है उसको पाटने का प्रयास करते हो, उन दोनों के मध्य समानता का एक स्तर लाने का प्रयास करता हो, वही आर्थिक न्याय है। तो आर्थिक न्याय का ध्येय तो यही है कि समाज में आर्थिक स्थापना की जाए, लेकिन वास्तव में हो नहीं पाई है, प्रयास किए जाते रहने चाहिए। और ये प्रयास तब होंगे जब राज्य के द्वारा इन संसाधनों का वितरण व्यक्ति की आर्थिक जो समानताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, उनका निवारण करते हुए और अमीर और गरीब की खाई को पाटते हुए ऐसे सकारात्मक कदम उठाने चाहिए जिनके माध्यम से सभी व्यक्तियों का विकास हो सके। अब समाजवादियों और मार्क्सवादियों ने कहा है कि आज तक की जितनी भी लड़ाई है ना, वो आर्थिक न्याय के लिए ही हुई है। हमेशा समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, चाहे वह किसी भी युग की बात हो, किसी भी काल की बात हो। इसको हम लोग जब मार्क्सवादी अवधारणा पढ़ेंगे तब वहाँ पूरा क्लियर पढ़ेंगे। अभी आर्थिक न्याय समझाने के लिए कह रही हूँ कि आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए ही संघर्ष रहा है और यह वर्ग संघर्ष कहलाया है। यानी वर्ग बने हुए हैं और वर्गों के मध्य, वर्ग कैसे, एक अमीर का वर्ग और एक गरीब का वर्ग, एक उद्योगपति का वर्ग, एक श्रमिक का वर्ग, तो एक पूंजीपति का वर्ग और एक सर्वहारा का वर्ग। अब इन वर्गों के मध्य हमेशा संघर्ष रहता है और संघर्ष रहने का मुख्य कारण है आर्थिक न्याय की स्थापना करना। और जब समाज में साम्यवाद स्थापित हो जाएगा तब यह आर्थिक न्याय की पूर्णतः स्थापना हो जाएगी। लेकिन साम्यवाद की जो परिकल्पना मार्क्सवादियों ने की है वह केवल काल्पनिक परिकल्पना है, किसी भी देश में आज तक लागू नहीं हो पाई है, कोई भी देश उसे पूर्ण रूप से नहीं अपना पाया है, धरातल पर उसे नहीं उतार पाया है। तो इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि समाज में कल्याणपरक कार्य करते हुए, लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए और निर्धन व्यक्तियों का, पिछड़े व्यक्तियों का उत्थान करते हुए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि आर्थिक समानता कायम हो सके और आर्थिक संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष रूप में बच्चों हम लोग यह जान सकते हैं कि न्याय की अवधारणा चाहे वह प्राचीन समय की हो और चाहे अर्वाचीन समय की हो, आधुनिक समय की हो, कोई भी संकल्पना हो, उसका मुख्य ध्येय यही रहता है कि समाज में जो भी पद, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वितरण समान होना चाहिए, उनका वितरण भेदभाव विमुख होना चाहिए, किसी प्रकार से असमानता नहीं बरती जानी चाहिए और सभी व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समान धरातल पर लाकर सबको विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यही न्याय अवधारणा का प्रमुख सरोकार है। यानी सामाजिक जीवन के लाभ और पदों का वितरण न्यायपरक किया जाना चाहिए। न्याय की चर्चा वहीं की जाती है जहां न्याय की स्थापना की आवश्यकता हो, जहां अवसरों, पदों और लाभों के वितरण की गुंजाइश हो, जहां पर ऐसा किया जा सकता हो, अपेक्षित हो। सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं हैं, वहां पर ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां के जो भी मानदंड है वह पहले से डिसाइड कर लिए जाते हैं कि यह चीज़ मान्य है और यह चीज़ अमान्य है। लेकिन प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में न्याय की चर्चा की जानी चाहिए और न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर उस राज्य व्यवस्था को प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने न्याय की अवधारणा पढ़ी जो कि किसी भी शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, न केवल एक अवधारणा है बल्कि एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसके बिना उस राज्य का अस्तित्व ही संभव नहीं हो सकता।
न्याय के इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ में अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।